नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं। तो पहली बुक जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उस बुक के चैप्टर नंबर 1 जो 2023 और 24 का जो सिलेबस है, 23 और 24 का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो द एंड ऑफ बायपोलरिटी है। पहले कोल्ड वॉर एरा हुआ करता था, लेकिन अब द एंड ऑफ बायपोलरिटी कर दिया गया है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में और इसी चैप्टर को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंस्टीट्यूट भारतीय पाठशाला है, तो वो सीबीएसई और एनआईओएस दोनों बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की नीड है, अगर आप साउथ दिल्ली में नहीं रहते, ओवरऑल इंडिया कहीं भी आप रहते हैं, ऑनलाइन क्लास की नीड है, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी, या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप नीचे लिखे गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और भारतीय पाठशाला इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है वो आपको हेल्प करेगी। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलरिटी, ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में हमें बताता है कि जो 1989 में बर्लिन वॉल टूटी थी, यानी कि जो ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी को जो डिवाइड करती थी, ये एक क्या कहते हैं, इस वॉल का टूटना एक संकेत था कि जिसको हम दी सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि जो यूएसएसआर है हम उसको सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं। तो उसका डिसइंटीग्रेशन होने वाला था और वर्ल्ड जो था यूनिपोलर बनने वाला था। पहले क्या होता था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो इस बुक का, जो कोल्ड वॉर एरा जो पहले फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि 1945 को जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत हुआ तो कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ। कोल्ड वॉर एरा हम उस एरा को कहते हैं जहां आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो यूएस है, जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी चलती थी, और जहां यूएसएसआर है जो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, उन दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में, क्योंकि ये दोनों जो कंट्री थी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ही, यानी कि हम कहते थे कि उस दौर में दो सुपर पावर्स होती थी। जैसे आज एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, अमेरिका, वैसे ही उस दौरान दो सुपर पावर हुआ करती थी, यूएस और यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यही ये चैप्टर 1991 में हुए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब ये यूएसएसआर टूट गया था, ख़त्म हो गया था यूएसएसआर, उस डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताता है, जो कि कहता है कि ये एंड ऑफ बायपोलरिटी, यानी कि जो दो पोलर है, दो ध्रुव है वर्ल्ड के, यानी कि दो ध्रुवों का अंत हो गया। तो चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है कि सोवियत सिस्टम जो है, यानी कि जो सोवियत सिस्टम है क्या, कि हम पढ़ते हैं सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये हम थोड़ा बहुत सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और उसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, इसको हम रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, यानी कि रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हिंदी में कहते हैं। 1917 को ये हुआ था। तो 1917 को जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसका रिजल्ट यूएसएसआर के रूप में सामने आया था, यानी कि रशिया और बाकी 15 रिपब्लिक्स को या 14 रिपब्लिक्स को मिलाकर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये बना था। ये एक ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था, जो इक्वलिटी के बेस पे एक कंट्री का निर्माण हुआ था, समता के आधार पर, समानता के आधार पर एक कंट्री का निर्माण हुआ था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में भरोसा रखता था, जो साम्यवादी व्यवस्था में भरोसा रखता था, उसके आधार पर, और वो पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को अपोज करता था। ये एक पहला ऐसा अटेम्प्ट था किसी भी कंट्री में जिसने प्राइवेट ओनरशिप को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कहीं भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यूएसएसआर जब बना था तो उसने प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी कि जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होगी और गवर्नमेंट जो है उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो यूएसएसआर जो बना था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जो सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर होकर यूएसएसआर बना था। यूएसएसआर बनने के बाद, क्योंकि यूएसएसआर जब बना तो रशिया तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, और रशिया को मिलाकर
बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उसको भी यूएसएसआर के अंदर मिला दिया गया था। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद, जो पूर्वी जर्मनी ईस्टर्न यूरोप के देश है उसमें सोवियत सेना ने जाकर जो फासिस्ट फोर्स है, फासीवादी ताकतें हैं, उन सबको हटाकर अपना कंट्रोल जमा लिया। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जर्मनी है, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब सोवियत की फोर्सेस जर्मनी में गई थी तो वो ईस्टर्न जर्मनी तक पहुंची थी, जब हिटलर ने खुद को मार दिया और जर्मनी में जो वॉर थी ख़त्म हो गई थी। तो ईस्टर्न जर्मनी थी वो सोवियत के अंदर आ गया था, और बाकी जो वेस्टर्न जर्मनी थे वो यूएस कंट्रोल था। यानी कि यूएस कंट्रोल नहीं कह सकते, लेकिन हम जो लिबरल डेमोक्रेसी है उस आइडिया से प्रभावित चलती थी वेस्टर्न जर्मनी। तो वेस्टर्न जर्मनी के जो इलाके थे, तो जर्मनी दो हिस्सों में बट गई थी, जिसके बीच में वॉल बनाई गई थी, जो पहले मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाई, उसी को ही बर्लिन वॉल कहते हैं, जो जर्मन की कैपिटल में बनाई गई थी, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी को डिवाइड करती है। इसी तरीके से ही बहुत सारे ईस्टर्न कंट्री, एस्टोनिया वगैरह, इन सारे ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको सोवियत फोर्सेस ने अपना कंट्रोल में कर लिया और सोवियत यूनियन में यानी कि यूएसएसआर में शामिल कर दिया, और वहाँ सोवियत का कंट्रोल अपना जमा लिया। यही कारण है जो सोवियत यूनियन को रशिया यूएस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ताकतवर इकोनॉमी और सबसे ताकतवर रिपब्लिक्स, ये सबसे ताकतवर देश बनाता है यूएसएसआर को। देखिए, यूएसएसआर के पास क्योंकि इतना बड़ा लैंड है, चाहे रशिया खुद के पास मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। रशिया उस टाइम, यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा था, यूक्रेन के पास भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो रशिया यानी कि जो यूएसएसआर है वो बहुत बड़े लैंड में फैला था, जिसके कारण उसके पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज थे, ऑयल्स वगैरह, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे उनका भंडार था। तो इन सब का बिजनेस जो था यूएसएसआर करता था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। और उस दौरान यूएसएसआर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा लैंड था और ठंडा भी था, जाहिर सी बात है, और पहाड़ी इलाके भी उसमें बहुत थे, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा भी था, डेवलप था। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत डेवलप था। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी यूएसएसआर में वो भी बहुत अच्छी थी। और यूएसएसआर फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, यानी कि गवर्नमेंट हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती थी। यही कम्युनिज्म कहता है। कम्युनिज्म की जो सोच है कि वो क्लासलेस सोसाइटी बनाएगी, तो इसी चीज़ की एक अटेम्प्ट था कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, कि जहाँ पे कोई अमीर गरीब का ना हो। इसी वजह से सारी चीज़ें गवर्नमेंट ओन थी और गवर्नमेंट ही हर किसी को प्रोवाइड कर रही थी। हालांकि ये कहने की बात है, लेकिन ओरिजिनल या रियलिटी में ये नहीं था। रियलिटी में बहुत चीज़ें अलग थी, जो आगे मैं बताऊंगा आपको, और जो आपको इस किताब में भी लिखी हुई है। तो बस यही है कि इसकी इकोनॉमी को ये चीज़ ताकत बनाती है कि मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ होती थी, जो हेल्थ केयर या एजुकेशन था वो सब फ्री था। कंट्री में जितने भी लोग रहते थे उसको एजुकेशन देना कंपलसरी था और फ्री भी था, कि किसी को खर्चा नहीं करना पड़ता था। तो यही कारण है कि जो सोवियत इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी यूएस के बाद। लेकिन दिक्कत यहाँ उसके पॉलिटिकल सिस्टम में थी। दिक्कत पॉलिटिकल सिस्टम में ये थी कि वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था, यानी कि हर चीज़ के लिए हमें ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना था, क्योंकि आप खुद की कोई प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं, प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो गई है। आपको कुछ भी काम करना है, आपको वही कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। ये चीज़ जो थी सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा कठिनाई पहुंचाती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था, अगर वहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ही यूएसएसआर को रूल करती थी। तो सेंटर में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे भी बहुत सारे करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्टेड लीडर्स हैं, सब हर कोई करप्टेड है। तो ये सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल पहुँचाती थी। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था। यानी कि अगर हम देखें यूएसएसआर को देखें तो रशिया प्लस बाकी 14 अदर रिपब्लिक्स कहते हैं ना, तो जो भी डिसीजंस थे वो सारे लोग रशिया में बैठे लेते थे। यानी कि मॉस्को में बैठ के, रशिया में बैठ के आप एस्टोनिया के लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हो, तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप देखो ना कि यूएसएसआर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। मेरा यूएस
मॉस्को में बैठे लोगों का कल्चर अलग हो सकता है और एस्तोनिया में बैठे लोगों का कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ की भाषा अलग हो सकती है। तो हर चीज़ इम्पोज करना, आप जर्मनी वेस्टर्न जर्मनी को ईस्टर्न जर्मनी को कंट्रोल में कर दिया, तो वहाँ से जर्मन लैंग्वेज हटा के आपने जो यूएसएसआर ने वहाँ से रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी कि आपको रशियन पढ़नी है। अब वहाँ के लोगों का कल्चर अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, रशिया के लोगों का रहन सहन अलग है। लेकिन फिर भी क्योंकि सेंटर में रशिया था, हर चीज़ रशिया में, जो कुछ भी हो मॉस्को से पूछना पड़ता था, कहीं भी हो मॉस्को से पूछना पड़ता था। तो यही जो जो रशिया का इतना कंट्रोल था हर हर किसी पे, उसी चीज़ की वजह से जो सिटीजन्स हैं और वहाँ के लोगों को भी, यानी कि जो बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज के टाइम में कंट्रीज़ थी, उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट थी, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसी चीज़ ने यूएसएसआर में एक कह सकते हैं कि चिंगारी जलाई है। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई कि अब भाई यूएसएसआर को यूएस के साथ कंपटीशन में तो बनना ही बनना है। अगर आपको सुपर पावर बने रहना है तो जो जो आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है उसके लेवल का आपको होना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे यूएस की जो आर्मी थी, यूएस की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यूएस के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए रशिया यानी कि सोवियत यूनियन, जो सोवियत को है, वो भी आर्म्स रेस में समय के साथ साथ यूएस के साथ अपने आप को इक्वल बनाता रहता था। लेकिन इसका जो कॉस्ट था, उसकी जो कीमत थी, वो लोगों को चुकानी पड़ती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसा आर्म्ड फोर्सेस में लगता था, हथियार बनाने में लगता था, हथियार खरीदने में लगता था, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता था। जो कि बाकी सारे चीज़ों, यानी कि मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर से में जितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जितने पैसे लगाने हैं, उसमें से कुछ कटौती करते आपने डिफेंस में रख दिया। एजुकेशन में जितने पैसे लगाने हैं उसमें से कुछ निकाल के आपने डिफेंस में डाल दिया। तो इसकी जो कॉस्ट है वो लोगों को चुकानी पड़ी। और 1789 में जो सोवियत है, सोवियत ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया। अफगानिस्तान में इन्वेजन के बाद जो अफगानी लोग थे वो उठे, वो जाके तो सोवियत से लड़े। जो या तो इसी चीज़ की वजह से जो सोवियत की आर्मी है उसको भी नुकसान उठा, और सोवियत की इकोनॉमी को भी नुकसान बहुत पहुंचा, क्योंकि पैसे बहुत खर्च करने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और अफगानियों से लड़ नहीं पा रही, उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से उन्होंने और ज़्यादा पैसे खर्च किए अपनी डिफेंस पे कि हम अफ़गानिस्तान को इन्वेड करके ही रहेंगे, जिसका पूरा का पूरा खामियाजा जो था वो वहाँ के सिटीजन्स को भुगतना पड़ा। वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ पे आप फूड्स जो था वो इम्पोर्ट करना पड़ता था। अब किसान भाई फूड्स उगा नहीं सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कुछ खरीदने को, तो इसीलिए यूएसएसआर को फूड जो है वो अपना इंपोर्ट करना पड़ता था कि कहीं ना कहीं अपने लोगों का पेट भरे। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और ये रशिया के लोगों के लिए भी हो रहा था और ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके लोगों के लिए भी हो रहा था, क्योंकि अब उनकी जो आर्मी है, उनके जो लोग हैं, उनको भी ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया जा रहा था, और वहाँ का जो रिसोर्सेज है, वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज है, ज़बरदस्ती यूज़ किए जा रहे थे। तो जिस चीज़ की वजह से रशिया के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की लोगों में बनी, और उन्होंने रिवॉल्ट एक स्टार्ट किया कि अब हम यूएसएसआर के अंदर नहीं रहेंगे, हम एक सोवरेन कंट्री रहेंगे, जो जिस कंट्री को हम खुद कंट्रोल करेंगे, हमारे लोग कंट्रोल करेंगे, ना कि कोई बाहर या कि मॉस्को में बैठा हुआ कोई ब्यूरोक्रेट हमारी कंट्री को कंट्रोल करेगा। तो इस स्थिति में जो 1990s का जो दौर था या 1980s का जो दौर था, उस स्थिति से यूएसएसआर गुजर रहा था, यूएसएसआर इस स्थिति से गुजर रहा था। तो उसी स्थिति में एक लीडर आया, मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1985 में सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। दूसरा टॉपिक इन्हीं के बारे में है कि गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसमें गोर्बाचेव का यानी कि एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा हाथ है, कि जो आग है उसमें और घी डालने वाला काम गोर्बाचेव ने किया था। देखिए, जब गोर्बाचेव आए तो उस दौरान ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की मांग चल रही थी कि फ्रीडम नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी के मामले में आप वेस्ट से पीछे हट जा रहे हो, कि वेस्ट में जो टेक्नोलॉजी है वो ईस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जैसे जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए, अब है तो एक ही जर्मनी, ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, है तो जर्मनी के लोग,
लेकिन फिर भी जो ईस्टर्न यूरोप की टेक्नोलॉजी, ईस्टर्न जर्मनी की टेक्नोलॉजी थी और वेस्टर्न जर्मनी की टेक्नोलॉजी थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ईस्टर्न यूरोप के जो भी लोग थे वो कभी कभार वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते थे, कहीं और चले, फ्रांस चले गए या यूएस चले गए, कहीं भी चले गए, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जो माहौल देखते थे, वो माहौल उन्हें उनकी कंट्रीज़ में नहीं मिलता था। वहाँ पे लोग बेझिझक होके बोलते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आराम से लोग रहते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से खाते पीते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो चीज़ यूएसएसआर में नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा आप डिफेंस में खर्च करोगे, आप सुपर पावर बनने के चक्कर में आपने अपने लोगों को भूल लिया। यही कारण था कि लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, लोगों की मांग उठी कि भाई, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में मांग उठी कि हमारी कंट्रीज़ को आज़ाद करो, हम आपके अंडर नहीं रहेंगे। और रशिया में भी मांग उठ रही थी कि आपने इतने ज़्यादा इम्पोजिशन लगा रखे हैं, हम कुछ ना बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ लिख नहीं सकते, अपने हिसाब से कुछ पढ़ नहीं सकते, हर चीज़ें गवर्नमेंट तय करेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के खातिर जो वहाँ के लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने दो पॉलिसीज़ अपनाई, प्रेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्टिंग और ग्लासनोस्ट ओपननेस। एक पॉलिसी जो थी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और दूसरी पॉलिसी डेमोक्रेटाइजेशन की थी, कि थोड़ा सा हम डेमोक्रेटाइजेशन करें। क्योंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनकी जो सोच थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ यूएसएसआर का जो रिलेशन है वो अच्छा करना चाहते थे। यूएसएसआर का जो रिलेशन था वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ही ख़राब था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव उसको अच्छा करना चाहते थे और दोस्ताना संबंध बनाना चाहते थे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पश्चिमी यूरोप की जो कंट्री थी, उनके साथ जो संबंध थे वो मिखाइल गोर्बाचेव अच्छे करना चाहते। तो इसीलिए उन्होंने दो पॉलिसी अपनाई, थोड़ा सा इकोनॉमी को अपना खोला कि बाहर की जो कंपनीज है वो यूएसएसआर में आके अपना इन्वेस्ट कर सकती है, अपना फैक्ट्री खोल सकती है या अपनी कंपनी खोल सकती है, और थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम दे दिया कि आप थोड़ा सा बोल सकते हो। लेकिन नुकसान इसका मिखाइल गोर्बाचेव को क्या कहते हैं, झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी ही पार्टी, उनकी ही कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, उनको ये पॉलिसीज़ पसंद नहीं है और उनको ये मिखाइल गोर्बाचेव का डिसीजन पसंद नहीं आया। लेकिन अब डिसीजन तो ले लिया, तो उन्होंने 1991 में एक तख्ता पलट किया, यानी कि कूप किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव को हटा के किसी दूसरे को बैठा दिया, जिसने लोगों को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया, जिसने लोगों को और ज़्यादा गुस्सैल कर दिया। क्योंकि उनको लगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने थोड़ी सी आज़ादी हमें दी है वो फिर से छीन लेंगे, और फिर से जो पुराना वाला रूल होगा कम्युनिस्ट पार्टी का फिर से आ जाएगा यूएसएसआर में, जिसकी वजह से लोगों ने मास लेवल पे प्रोटेस्ट किया। अब इसका कारण क्या था? देखिए, जाहिर नॉर्मल समझने वाली बात है कि कारण ये है कि आपने थोड़ा सा टेस्ट चख लिया आज़ादी का। पहले आपको उस चीज़ की आदत नहीं थी। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। पहले के टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, और अगर मोबाइल हुआ भी करता था तो वो कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था जिसमें कोई इंटरनेट नहीं था। तो उस टाइम के जो लोग थे वो आराम से रहते थे, क्योंकि उनको आदत नहीं थी इंटरनेट की, उनको पता भी नहीं था कि इंटरनेट होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब इंटरनेट आया, तब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट की आदत नहीं लगी और वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते। लेकिन इंटरनेट जितनी तेज़ी से बढ़ा और हर कोई इंटरनेट अब यूज़ करता है, इंटरनेट आया तो उसके बाद फेसबुक और व्हाट्सअप भी आए। तो फेसबुक व्हाट्सअप पहले नहीं था लेकिन अब है। तो अब फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है। तो इंस्टाग्राम वगैरह के आने से पहले भी ज़िंदगी थी, लोग जीते थे। लेकिन अब इंस्टाग्राम के बगैर या व्हाट्सअप के बगैर, या सीधा सीधा कहें कि इंटरनेट के बगैर, मोबाइल फ़ोन के बगैर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर अब कोई ऐसी पॉलिसी आए कि मोबाइल फ़ोन को ही बनाना बंद कर दिया जाए, इंटरनेट को बैन कर दे, इंस्टाग्राम को ख़त्म कर दे, व्हाट्सअप को ख़त्म कर दे, तो लोग जी नहीं पाएंगे, मुश्किल है उनका जीना। वो लोग इतनी अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो यही था, यूएसएसआर में भी ऐसा ही था कि थोड़ी सी फ्रीडम दे दी, थोड़ी सी ओपननेस दे दी, तो अब वो फिर से छीनेंगे तो लोग जाहिर सी बात है रिवॉल्ट तो करेंगे ही करेंगे, लोग विरोध करेंगे। अब यूएसएसआर में इतना इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक माहौल था, इतने सरकारी अफसर लोगों से तमीज़ से बात नहीं करेंगे। फिर एक टाइम आता है कि बाहर की कोई डोमिनोज कंपनी है, वो आके रशिया में या मॉस्को में अपना ब्रांच खोलती है और लोग जाते हैं वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। तो वहाँ पे जो
स्टाफ है वो पिज़्ज़ा सर्व करने आता है, झुक के आराम से लोगों को पिज़्ज़ा सर्व करता है, इतने तमीज़ से बात करते हैं, तो लोगों के लिए एक नई बात थी कि भाई इतने तमीज़ से भी कोई बात करता है। हम पहले किसी दुकान पे जाते थे, वहाँ पे तो इतने तमीज़ से बात नहीं करते। हम किसी सरकारी राशन की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे तो हमें गालियाँ पड़ती थी, लेकिन यहाँ देखो, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे यही जो चीज़ है, यही ओपननेस जो है, उसका स्वाद जो है रशिया के या यूएसएसआर के लोगों ने चख लिया। लेकिन इसीलिए वो ओल्ड स्टाइल रूल नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। और जो बोरिस येल्सन था, वहाँ पे रशिया में इलेक्शन प्रोटेस्ट के बाद जो बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन्होंने खुद को सोवरेन घोषित कर दिया कि अब हम यूएसएसआर के चंगुल से आज़ाद हो गए हैं, अब हम अपनी कंट्री को खुद ब खुद कंट्रोल करेंगे। जैसे चेकोस्लोवाकिया हो गया, युगोस्लाविया हो गया, जिससे टूट के अब ये स्लोवाकिया वाले देश बने हैं। और ये बाकी सारे अलग अलग जो देश हैं, वो उसने अपने आप को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसी का ही प्रोटेस्ट का ही एक कारण था 1989 में बर्लिन वॉल टूट गई और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। बर्लिन वॉल थी जो उसको तोड़ दिया गया और जर्मनी के लोगों का यूनिफिकेशन हुआ। ये एक पूरा एक कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग संकेत था कि अब जो यूएसएसआर है उसका खात्मा होने वाला है, वो दौर अब मिट चुका है या गया है। कि एक सुपर पावर थी जिससे लोग डरते थे, एक रेड आर्मी का नाम था जिसकी आर्मी से लोग डरते थे, अब वो रेड आर्मी नहीं रही। इसी के साथ मॉस्को में भी इलेक्शन होते हैं, मॉस्को में भी प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट का लीडर बोरिस योल्सन नाम का एक लीडर बनता है जो उस प्रोटेस्ट को लेड करता है, और इलेक्शन होता है तो बोरिस योल्सन रशिया का जो है प्रेसिडेंट बन जाता है। और 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, जो तीन बड़े रिपब्लिक थे यूरोपियन यूएसएसआर के, उन्होंने 1991 में ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है वो अब डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया है, अब सोवियत यूनियन नहीं रहा। और वहाँ पे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया कि अब जो हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको हटा के हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अपनाएंगे और उसी चीज़ से हम अपने कंट्री को चलाएंगे। और यूएसएसआर में जो रशिया है उसको एक्सेप्ट किया गया कि वो रशिया जो है यूएसएसआर का सक्सेसर है, और यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है वो रशिया को दे दी गई। और इसी के साथ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और एक दौर का खात्मा होता है और एक नए दौर की शुरुआत होती है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ का जन्म होता है, बहुत सारे देशों का जन्म होता है। उन्हीं में से ही कुछ कंट्रीज़ नाटो में भी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से यूएस की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए कि सोवियत सिस्टम क्या था और गोर्बाचेव और उनके पॉलिसीज़ के बाद जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो कैसे हुआ। हमने थोड़ी बहुत उस टाइम की सिचुएशन समझी कि उस दौरान क्या माहौल था जिस माहौल की वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो एक दौर बना था वो दौर किस तरीके से ख़त्म हो गया, क्या क्या हुआ। अगली वीडियो में हम डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी होती क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।